एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से मैथ्स की प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें रोजाना लगभग 15 प्रश्न रहा करेंगे। आप अच्छे से लगाया करो और ये देखा करो कि आपसे कितने बने। जो नहीं बने उसको आप नोट डाउन कर लिया करो। अगर आपका कोई सा टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में से उस टॉपिक को कंप्लीट किया करो कि हमारा ये टॉपिक कमज़ोर है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सुमन एक काम को 3 दिन में पूरा करती है और सुमित उसे 2 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर एक साथ काम पूरा किया और उनको 150 रुपये मिले। इसमें सुमन का क्या भाग है? देखो, सुमन कितने दिन में कर रही थी? 3 दिन में। और सुमित कितने दिन में कर रहा था? 2 दिन में। एलसीएम ले लिया तो तीनों दो का कितना आया एलसीएम? 6। 3 से पहाड़ा पढ़ो, 3 दूना 6 और 2 ती 6, मतलब उनका रेशो क्या है? 2 और 3 का रेशो आ गया, ठीक है। तो 150 रुपये है। किसके लिए निकालना है? सुमन के लिए। सुमन का रेशो कितना है? 2 इंटू 2 बटे 2 और 3 5, 5 ती 15, 30 दूना 60 रुपये, ठीक है। तो क्या बी ऑप्शन सही है? और आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप टॉपिक मतलब चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट से अपना टॉपिक कंप्लीट करें, ठीक है। और कंप्लीट है तो आप क्वेश्चन लगाते जाएं। मेरे हल करने से पहले आप लगाओ और आपका आंसर आया फिर मेरे हल किया, चेक करना कि सही आया कि नहीं आया, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 3 नल एबीसी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? कौन सा कॉन्सेप्ट है? बारी बारी वाला, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा कि ए कितने में भर सकता है? 12 घंटे में, बी 15 घंटे में और सी 20 घंटे में। एलसीएम ले लिया, 60 आ गया, 12 पंजा 60, 15 चौक 60, 20 ती 60, मतलब 1 घंटे में ए कितना भरता है? 5, 1 घंटे में बी कितना भरता है? 4 और 1 घंटे में सी कितना भरता है? 3। ये उनके क्षमता आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि ए पूरे समय खुला रहता है तथा बी और सी बारी बारी से, मतलब बी एक बार ए के साथ खुलता है तो 1 घंटे में ये कितना भर देंगे? 9, ठीक है। ये किसने भर दिया? ए और बी ने। अब एक साथ सी के साथ खुला रहता है, मतलब ए और सी ने 1 घंटे में कितना भर दिया? 5 और 3 8, कुल मिलाकर 2 घंटे में कितना भर गया? 17, ठीक है। अब देखो, हम ऐसे 1 घंटे में 9, 1 घंटे में 8 ऐसे भरेंगे तो कहीं टोटल एलसीएम 60 है यहाँ, तो कहीं ज़्यादा होगा तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो हमें ऐसी संख्या से यहाँ गुणा करते हैं कि टोटल से ज़्यादा ना हो। तो 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 दूना 34, 17 ती 51, तो 3 का इधर गुणा कर दिया, 3 का इधर कर दिया, मतलब 6 घंटे में कितना भर गया? 51। 6 घंटे में कितना भर गया? 51। और 1 घंटे में ये कितना भर देते हैं? 9, तो मतलब 7 घंटे में कितना भर गया? 60। क्लियर दोस्तों? तो आंसर कौन सा होगा? सी। अगला प्रश्न देखिए, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो, 5 आदमी कितने दिन में कर रही हैं? 6 में, ठीक है। जबकि 10 महिलाएं उसे कितने दिन में कर रही हैं? 5 में। 5 अगले स्टेप पे हम काट देते हैं, 5m इंटू 6 बराबर 10w इंटू 5, 5 से 5 कट गया, m बटे w, m यहीं रहा, w नीचे आ गया, 10 बटे 6, 2 से काट दिया मतलब 5 और 2 से काट दिया 3। आदमी और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो गया? 5 और 3। ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं जिससे हमें कुल टोटल कार्य मिल जाए। कहीं भी रख सकते हैं, हम यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो 5, m की वैल्यू कितना है? 5 इंटू 6, तो ये हमारा क्या हो गया? कुल टोटल कार्य। गुणा हम इसलिए नहीं कर रहे, हमें हल काटना है। अब ये करवाना किससे है?
5 महिला तथा 3 पुरुष से, 5m प्लस 3 वुमेन है और 3m है। ठीक है, तो ये तो 5 इंटू 5 इंटू 6 बटे 5। m की वैल्यू कितना है, w की वैल्यू कितना है 3, तो 3 प्लस 3 m की वैल्यू कितना है 5, तो ये हो गया 5 थी 15, 15 30 हो गया। तो 5 इंटू 5 इंटू 6 बटे 30। तो ये 6 5 30 से ये 30 कट गया, तो कितना दिन आ गया 5 दिन। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ए एक कार्य को 12 दिन में और बी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा 2 दिन बाद जब ए चला जाता है तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, ए 12 में कर सकता है, बी 18 में कर सकता है। ठीक है, 12 18 का एलसीएम आया 36, 12 × 36, 18 दूना 36, मतलब एक दिन में ये 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक किया है, एक दिन में दोनों 5 कर रहे हैं, तीनों तो कितना हो गए 5, 2 दिन में कितना हो जाएगा 10। अब ए चला गया तो 10 इसमें से माइनस कर दिए, बचा कितना है 26 काम। कौन करेगा बी, और उसकी काम करने की क्षमता कितनी है 2, 2 से करेगा तो कितने दिन में कर लेगा 13 दिन में। तो ये डी ऑप्शन सही है। देखो, ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं अभी। ठीक है, इसमें एक पाइप टंकी का था और 3 समय कार्य के थे। अगर आपके समय कार्य और पाइप टंकी कंप्लीट नहीं है तो आप चैनल पे पहुंचो और सबसे पहले उन टॉपिकों को कंप्लीट करना। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद, कि हमारे ये कमज़ोर हैं अभी, अगर आपके अच्छे हैं तो कोई बात नहीं। ठीक, अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। ठीक है, अब हमें देखो, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे थे, बराबर दूरी कितनी दे रखी थी हमें 4/5 किलोमीटर। ठीक है, बटे समय। अब देखो, अगर हम ये किलोमीटर प्रति घंटे है तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता है। ठीक है, ये किस में बदल दिया हमने, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब ये किलोमीटर था तो किलोमीटर को किस में बदल देंगे 1000, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, तो 1 मीटर में बदल दी, बटे समय। अब ये समय हमारा किस में आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, 5 से काट दूं कितनी बार 200 बार, 200 चौक कितना हो जाएगा 800, 9 पंजा 45 और 9 दूना 18, 25/2 बराबर 800 बटे समय। ठीक है, अब ये 25 से काट दें कि 25 × 75, बच गया 5, 25 दूना 50, तो 32 दूना कितना हो गया 64, तो समय बराबर कितना आ गया हमारा 64 सेकंड। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ठीक है, फिर 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तथा 100 किलोमीटर की दूरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है। देखो, अब हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब कुल दूरी कितनी हो गई हमारी कि 600 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 100, ये 600, 800, 500 और 100, ये कुल दूरी। अब समय कैसे निकालें, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब ये 600 की दूरी 180 से चला है। ठीक है, फिर ये 800 की दूरी 40 से चला है, फिर ये 500 की दूरी 400 से चला है, फिर ये 100 की दूरी 50 से चला है।
क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब देखो 8 से 14 15 और 5 20, मतलब ये क्या हो गया 2000 बटे, इसको हल कर लेते हैं। पहले काट लेते हैं इसको कि 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया यहाँ पर, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 दूना 100, ठीक है। अब 40 दूना 80, ये 20 आ गया, ठीक है। 6 से काट लिया 10 बार और 6 से 3 बार, मतलब 10 बटे 3 प्लस 20 प्लस 5 बटे 4 प्लस 2, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये 2000 बटे आ जाएगा, 4 × 12 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेके हल करोगे तो 319 बटे 12, ठीक है। तो अब 319 हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ए ऑप्शन सही है। जब इस तरीके का लेंथी क्वेश्चन आता है तो फिर आप लास्ट में देख लिया करो कि कौन से ऑप्शन में हमें वो संख्या दिख रही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक लैपटॉप का अंतिम मूल्य 18,810 रुपये है। यदि वृद्धि दर 10%, -5% तथा -10% है तो लैपटॉप का प्रारंभिक मूल्य क्या है? देखो लैपटॉप का प्रारंभिक मूल्य मान लिया हमने x, ठीक है। 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 बटे 100, 5% की कमी होगी तो 95 बटे 100, 10% की कमी होगी तो 90 बटे 100, बराबर कितना हो आएगा हमारा 18,810। अब x निकालेंगे तो ये 18,810, 100 ऊपर पहुंच जाएगा और 110 नीचे आ जाएगा, फिर ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 95 नीचे आ जाएगा, फिर ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा और 90 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा प्रारंभिक मूल्य हो गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ये दिख रहा है कि 18,810, 100 बटे 110, 100 बटे 95, 100 बटे 90, तो बी ऑप्शन सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यदि कोई वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 480 में बेचने पर 20% हानि हो रही है, मतलब 80% कितना है 480, 1% कितना है 480 बटे 80, और हमें चाहिए कितना 20% लाभ, मतलब 120, 40 दूना 80, 40 × 120, 2 24 48 और 24 × 72, मतलब 720 रुपये। तो ये सी ऑप्शन सही है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, 30 वस्तुओं को बेचकर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझो, ये लाभ हानि का काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, के बराबर लाभ या हानि, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो यहाँ से इसको हमें मानना होता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है विक्रय मूल्य, तो ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य, मतलब हमें 5 तो लाभ हुआ है और 30 हमारा विक्रय मूल्य, तो हमने 25 में खरीदा था, 25 में खरीदेंगे 30 में बेचेंगे तभी तो 5 लाभ होगा, इंटू 100%, 5 से काटा 5 बार, 5 20 100, तो 20% लाभ, ये सी ऑप्शन सही है। अगर आपको ये क्वेश्चन और भी 4-5 क्वेश्चन लगाने हों तो लाभ और हानि में आप पूरा कंप्लीट करना, ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब भी हमें ये के बराबर लाभ या हानि, तो यहाँ से मानना होता है कि अगर यहाँ विक्रय मूल्य लिखा है तो ये विक्रय मूल्य हो गया, अगर यहाँ क्रय मूल्य लिखा है तो ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो अब हमें 5 तो लाभ हुआ है, अब 30 हमारा विक्रय मूल्य, तो कितने में खरीदेंगे 25 में, क्योंकि लाभ और हानि हम किस पर ज्ञात करते हैं क्रय मूल्य पर, तो हमेशा नीचे क्या लिखा जाएगा क्रय मूल्य, 5 25 5 20 तो 20% लाभ। अगला प्रश्न देखिए, रामू ने 400 रुपये प्रति पंखे के मूल्य वाली 2 वस्तु खरीदी तथा इनमें से एक को 20% लाभ एवं दूसरे को 30% हानि पर बेच दिया, प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करना है हमें। देखो 400 रुपये में उसने 2 खरीदी तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 800। अब पहली वाली जो 400 वाली है इसको 20% लाभ, मतलब
400 का 120% निकाल दें तो 12 चौक 48। ठीक है, तो पहली वाली तो उसने 480 में बेच दी। ठीक है, अब दूसरी वाली 400 का 30% हानि मतलब 70% निकाल देते हैं तो 7 चौक 28, 280 रुपये में बेच दी। मतलब टोटल उसने बेच दिया 8 8 16 की 6 हासिल के 4 2 6 760 में। 800 में खरीदे हो और 760 में बेचो तो 40 क्या हुई हानि, कितने पर हुई 800 पर इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो 8 5 40, तो 5% क्या होगी हानि। तो ये बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर लंबी हैं तथा इनके मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 10 प्लस 12 इंटू ऊंचाई मतलब इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 8। ठीक है, 2 से कितनी बार कट गए 4 बार में 22 इंटू 4 तो 22 चौक 88। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, यदि दो संकेंद्री वृत्तों की परिधियां 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर हैं तो इनके मध्य के वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे इस तरीके से है, इसकी परिधि कितनी है 88 सेंटीमीटर और इसकी परिधि कितना है 132 सेंटीमीटर और इस बीच वाले क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो 2 पाई R1 बराबर कितना दे रखा है 88, तो 2 गुणित 22/7 गुणित R1 बराबर कितना हो गया 88, 44 दूना 88 तो R1 की वैल्यू आ गई 74। अब 2 पाई R2 बराबर कितना है 132, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R2 बराबर 132, 44 ती कितना हो जाएगा 132 तो R2 बराबर कितनी हो गई 21। अब इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल मतलब बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा दूँ तो कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, मतलब पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, ये बड़े क्षेत्रफल हो जाएगा जैसे पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। बड़े ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है, अब बड़े में से छोटा घटा देते हैं तो पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा। अब पाई R2 कितना है हमारा 21 का स्क्वायर मतलब 441 और 14 का स्क्वायर मतलब 196। ठीक है, अब ये हो जाएगा 22/7 इंटू 11 में से 6 गए 5, 14 में से 10 गए तो 4 और 4 में से 2 गए तो 245। ठीक है, 7 × 21 और बच गया 3, 7 5 35, 35 22 770। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा में कितनी वृद्धि हुई। देखो इस तरीके का क्या फॉर्मूला होता है हमारा कि +-x +-y +-xy अपॉन 100%। ठीक है, अब वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग की सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं। अब हम अगर ऐसे 12 ऑप्शन सोचते हैं तो ये 12 और 12 24 और 144 ही हो जाएगा, 12 12 144 मतलब एक ही हो जाएगा, तो ये तो गलत ही है। ठीक है, अगर हम 20 वैल्यू रखते हैं तो 20 + 20 + 20 इंटू 20/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 4 44, तो 44% वृद्धि हो गई। तो किससे हो रही है 20 से। ठीक है, अगर आप नहीं करो तो ऐसे इक्वेशन बना सकते हो कि आपने पहले x वृद्धि की प्लस x इंटू x/100 बराबर कितना 44। ये हो जाएगा 2x + x² बराबर 44। तो ये हो जाएगा 200x + x² 100 बराबर 44
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 200x बराबर 4400। इस इक्वेशन को हल करोगे तो 20 आंसर है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसी सोच रखोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, समय की बचत हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि एक बेलन का व्यास इसकी ऊंचाई के बराबर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमने मान ली कि बेलन की त्रिज्या क्या हो गई, बेलन की त्रिज्या हो गई r, ठीक है, और ऊंचाई h। ठीक है, अब उसने कहा है कि व्यास मतलब त्रिज्या का दोगुना होता है कि बराबर ऊंचाई है, मतलब 2r बराबर क्या है h। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई h/2। अब बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो पाई तो हमें ऑप्शन में दिख रही है, तो पाई को हमने जैसा का जैसा, r की जगह पर हम कितना लिख दें h/2 इंटू h/2 इंटू EH जैसा का जैसा। ठीक है, तो पाई जैसा का जैसा रहा, ये क्या हो जाएगा HQ/4। तो ये ऑप्शन दिख रहा है हमें बी। ठीक है, अगला इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखो। यदि किसी घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी एवं ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ठीक है, तो ये आयतन वाले क्वेश्चन हैं और प्रतिशत वृद्धि कमी के लिए देखो किस तरीके से हल करना है, ध्यान से समझा करो। सबसे पहले जो 10 लिखा था वृद्धि थी तो उसके ऊपर प्लस लिख दिया। ठीक है, 20 कमी थी तो 20 ये माइनस लिख दिया, 25 वृद्धि थी तो ये प्लस लिख दिया। अब 10% हटाया तो 100, 20% हटाया तो 100 और 25% हटाया तो 100। 10 एकम 10, 10 धाम 100, 20 एकम 20, 20 5 100, 25 एकम 25, 25 योग 100। देखो नीचे हमारा कुल टोटल मेन रहता है, मतलब 10 था, एक वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 11। ध्यान से समझते चलना, हमने पहले नीचे वाला लिखा मेन और फिर ये वृद्धि हो गई एक तो 11 हो गया। 5 हमारा मेन था, एक कमी हो गई तो कितना रह गया 4। 4 हमारा मेन था, एक वृद्धि हुई तो कितना हो गया 5। ये हमारा मेन है, ये अब हो गया है। आमने सामने जो कुछ भी कट जाता है उसको काट लेते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो 10 हमारा मेन था, अब 11 हो गया है, मतलब एक वृद्धि हुई। एक क्या हो गई वृद्धि, कितने पर हुई 10 पर इंटू 100%, 0 से 0 तो 10% वृद्धि। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, ऐसे ही मैं आपको आगे प्रैक्टिस सेट लाता जाऊंगा। आप बस क्रम से लगाया करो, आप देखना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें बने। ठीक है, जो नहीं बने हो, जो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो, आप चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में से वो टॉपिक देखना और कंप्लीट करना। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, दोस्तों तक शेयर किया करो। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। धन्यवाद।